हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं कमलेश कुमार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल KRC, जहां सिलेक्शन एग्जिट है। तो चलिए दोस्तों, आज फिर से मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं प्रैक्टिस सेट 7, जो एडुटेरिया 5000 प्लस का वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। तो आज हम फिर से विशेष रूप से इस पर चर्चा करेंगे। अभी तक मैंने 6 सेट करा दिए हैं, आप लोगों को पसंद आ रहा है। बहुत लोगों ने कमेंट किया कि सर आप जो ऑप्शन का एनालिसिस करते हो वो बहुत शानदार है। तो इसी ऊर्जा से मैं फिर आज सेट 7 को पूरा करूँगा। तो आप सभी का प्यार और स्नेह चाहिए, और आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक भी कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेट 7। सेट 7 का पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन मोनोसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट नहीं है। ठीक है, निम्न में से कौन मोनोसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट नहीं है। तो इसका आंसर जो होगा वो होगा सुक्रोज। ठीक है, आंसर क्या होगा? सुक्रोज। ऑप्शन सी इज राइट। नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन आपका, किस शैली में प्रसिद्ध गया स्थित विष्णुपद मंदिर है। गया जो बिहार में है, विष्णुपद मंदिर, वो किस शैली में बना हुआ है। ठीक है, तो इसका आंसर जो होगा ऑप्शन बी होगा, नागर शैली। ऑप्शन बी, नागर शैली। तो चलिए अब हम यहाँ थोड़ा सा देख लेते हैं कि कौन सी शैली में कौन कौन मंदिर बने हुए हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका है बेसर शैली। तो बेसर शैली में जो मंदिर बने हुए हैं वे कौन कौन है? तो वृंदावन का वैष्णो मंदिर जो है, वृंदावन का वैष्णो मंदिर, वो बेसर शैली में बना हुआ है। ठीक है, ऑप्शन सी में आपका द्रविड़ शैली। तो द्रविड़ शैली में जो मंदिर बने हैं वो मीनाक्षी मंदिर है, मदुरई का मीनाक्षी मंदिर, और तमिलनाडु का रामेश्वरम मंदिर जो है वो द्रविड़ शैली में बना हुआ है। और बहुत ऐसे मंदिर है जो नागर शैली में बने हैं, जिनके बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। तो नागर शैली का भी बेस्ट एग्जाम्पल आपको राम मंदिर मिलेगा, जो हाल फिलहाल में बना है, और इससे क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे। ठीक है, तो देखिए नागर शैली में और सारे मंदिरों को मैं बता देता हूँ। कोणार्क का सूर्य मंदिर बना हुआ है, जगन्नाथ टेम्पल बना हुआ है, लिंगराज मंदिर बना हुआ है, महाबोधि मंदिर बना हुआ है। ठीक है, खजुराहो का मंदिर है, सोमनाथ टेम्पल भी है, और दिलवारा का जैन मंदिर जो है, ये सभी नागर शैली में बने हुए हैं। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये याद हो गया होगा। एक बार फिर से आप लोग सुन लीजिएगा इसको थोड़ा सा बैक करके, तो सभी को नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। अगला क्वेश्चन है, एहोल प्रशस्ति अभिलेख के रचयिता कौन है। एहोल प्रशस्ति अभिलेख के रचयिता कौन है? तो इसके जो है ऑप्शन डी होगा, रवि कीर्ति। ठीक है, रवि कीर्ति जी ने एहोल प्रशस्ति को लिखा था। तो एहोल अभिलेख का संबंध किससे है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। एहोल अभिलेख का संबंध जो है ना, पुलकेशियन द्वितीय से है, पुलकेशियन द्वितीय। तो इस ऑप्शन को एक बार फिर से देखते हैं। ऑप्शन में दंडी है। ठीक है ना, दंडी ने कौन सी पुस्तक लिखी थी, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। तो 10 कुमार चरित के लेखक दंडी थे, 10 कुमार चरित के लेखक। ठीक है ना, 10 कुमार चरित के लेखक दंडी। उसके बाद भारवी जो थे, कीर्तार जोनियम पुस्तक लिखे थे, कीर्तार जोर्नियम। ठीक है, कीर्तार जोर्नियम। और हरिसेन ने लिखा था प्रयाग प्रशस्ति, प्रयाग प्रशस्ति। ठीक है, और रवि कीर्ति ने क्या लिखा, जो आपका आंसर है एहोल प्रशस्ति के अभिलेख के रचनाकार रवि कीर्ति थे। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। ऑप्शन 4 में, सतलज और काली नदियों के बीच स्थित हिमालय के भाग को किस नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो 4 का आंसर जो होगा कुमायूं हिमालय। ऑप्शन डी सही होगा, कुमायूं हिमालय। ठीक है, तो देख लेते हैं असम हिमालय किन दो नदियों के बीच है। तो असम हिमालय जो है ना, तीस्ता और दिहांग के बीच है, तीस्ता प्लस दिहांग कर लीजिए, असम हिमालय। नेपाल हिमालय जो है वो काली प्लस तीस्ता कर लीजिए, काली और तीस्ता के बीच है। पंजाब जो है सिंधु और सतलज के, सिंधु और सतलज हिमालय के बीच स्थित है। ठीक है, तो चारों को याद कर लीजिएगा अच्छे से, बराबर एग्जाम में आते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। द्वितीय प्रदूषक निम्नलिखित में से कौन सा है। द्वितीय प्रदूषक, तो द्वितीय प्रदूषक तो है ना, 5 का आंसर जो होगा वो ए होगा, स्मॉग होगा। ऑप्शन ए स्मॉग। और प्रथम प्रदूषक जो है कार्बन मोनोऑक्साइड, जो ऑप्शन सी में दिया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन, बंधुआ मजदूरी व्यवस्था का निराकरण संविधान के किस अनुच्छेद से संबंधित है। ठीक है, तो बंधुआ मजदूरी व्यवस्था का निराकरण जो है संविधान के
अनुच्छेद 23 में है, ऑप्शन बी राइट होगा। ठीक है, तो अनुच्छेद 21 में क्या है? अनुच्छेद 21 में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 19 में बोलने की स्वतंत्रता या प्रेस की स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 24 में क्या है? 6 से 14 वर्ष को बच्चों को किसी भी कारखाना में काम नहीं करने देना। ठीक है, बलात् श्रम के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन है, विद्युत धारिता का मात्रक क्या होता है? तो विद्युत धारिता का मात्रक जो है फैराड है। ठीक है, फैराडे। विद्युत धारिता का मात्रक फैराडे है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है 8 नंबर, यूरेनियम के रेडियोधर्मी विघटन का अंतिम उत्पाद है। ठीक है, यूरेनियम के रेडियोधर्मी विघटन का अंतिम उत्पाद क्या है? तो 8 का आंसर होगा सीसा, ऑप्शन ए। ठीक है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन 9 नंबर, भारत में बाघ परियोजना की शुरुआत कब की गई थी? ठीक है, तो भारत में बाघ परियोजना की शुरुआत जो है ना 1973 में किया गया था, जो कि ऑप्शन बी में दिया हुआ है। ठीक है, 1973 में। तो 1973 में कहाँ किया गया था? उत्तराखंड में। ठीक है ना, उत्तराखंड में। किसके द्वारा? तो इंदिरा गांधी उस समय प्रधानमंत्री थी, उन्हीं के द्वारा ये टाइगर परियोजना की शुरुआत हुई थी। टाइगर परियोजना की शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन आपका अब 10 नंबर, निम्नलिखित में कौन सुमेलित है उसको देखना है। ठीक है, निम्नलिखित में कौन सा युग्म सुमेलित है उसे खोजना है। बक्सर का युद्ध किसके किसके बीच हुआ था? तो ये आपका चारों ऑप्शन देख लीजिए, मैं आपको डायरेक्ट आंसर बताता हूँ। ठीक है, तो 10 का आंसर जो होगा वो ऑप्शन बी होगा, वाडीवास का युद्ध फ्रांसीसी एवं ईस्ट इंडिया कंपनी, मतलब फ्रांसीसी एवं अंग्रेजों के बीच हुआ था, जो कि सुमेलित है। बाद बाकी तीनों जो है गलत है। ठीक है, तो वाडीवास का युद्ध जो हुआ था वो 1760 में हुआ था। कब हुआ था? 1760 में, अंग्रेजों एवं फ्रांसीसियों के बीच हुआ था। तो अब बता देते हैं कि बक्सर का युद्ध जो हुआ था, बक्सर का युद्ध कब हुआ था? 1764 में। 1764 में हुआ था। वो मीर कासिम था और मुग़ल बादशाह जो थे बहादुर शाह जफर और अंग्रेज़ों के बीच हुआ था। ठीक है ना, हेक्टर मुनरो था। ठीक, बक्सर का युद्ध के समय। जालियांवाला बाग जो है ना भारतीयों एवं अंग्रेज़ों के बीच हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन 11 नंबर क्वेश्चन की तरफ। पांडिचेरी की संधि किसके बीच हुई थी? ठीक है, तो पांडिचेरी की संधि जो हुई थी अंग्रेजों एवं फ्रांसीसी के बीच हुई थी। अंग्रेजों एवं फ्रांसीसी के बीच हुई थी, जो ऑप्शन सी आंसर है। और पांडिचेरी की स्थापना किसने की थी? तो पांडिचेरी की स्थापना जो है ना 1674 में फ्रांसिस मार्टिन ने किया था। फ्रांसिस मार्टिन ने 1674 में। ठीक है, पांडिचेरी की स्थापना फ्रांसिस मार्टिन ने किया था। और पांडिचेरी संधि के तहत ही सेकेंड कर्नाटक युद्ध खत्म हुआ था। सेकेंड कर्नाटक युद्ध खत्म हुआ था। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग 12 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 12 नंबर क्वेश्चन है, द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया, धन के निष्कासन सिद्धांत की व्याख्या की गई। इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के जो लेखक है वो रमेश चंद्र दत्त है, ऑप्शन सी होगा। ठीक है, और द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया में धन के निष्कासन का सिद्धांत जो दिया था वो दादा भाई नौरोजी ने दिया था। धन के निष्कासन सिद्धांत जो दिया था वो दादा भाई नौरोजी ने दिया था, लेकिन इस पुस्तक को किसने लिखा? रमेश चंद्र दत्त ने लिखा था। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन 13 नंबर, दूध निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? तो दूध जो है पायस का उदाहरण है, जिसका इंग्लिश होता है इमल्सन। ठीक है ना, इमल्सन का हिंदी पायस है। ठीक, तो दूध किसका एग्जाम्पल है? पायस का। नेक्स्ट 14 नंबर क्वेश्चन, सुपीरियर झील किन दो देशों के बीच स्थित है? तो 14 का आंसर जो होगा वो सी होगा, अमेरिका एवं कनाडा के बीच। ठीक है, सुपीरियर झील अमेरिका एवं कनाडा के बीच है, जो विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। ठीक है ना, मीठे पानी की झील सुपीरियर झील। अगला पॉइंट है 15 नंबर, जीडीपी का आंकड़ा कौन जारी करता है? तो जीडीपी का आंकड़ा जो है ना वो ऑप्शन सी है, NSSO है, नेशनल सर्वे। ठीक है ना, सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन होता है ये, एक बार देख लीजिएगा आप लोग इसको फुल फॉर्म, लेकिन नेशनल सर्वे होता है ज़रूर। तो ये जीडीपी का आंकड़ा जो है नेशनल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन करता है। तो इसकी स्थापना 1950 ईस्वी में ही की गई थी। ठीक है, 1950 में। आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? तो 1 अप्रैल 1935 को। 1 अप्रैल 1935 को। नीति आयोग का तो 1 जनवरी 2015 को। ठीक है, 1 जनवरी 2015 को। ठीक है, इसकी स्थापना हुई थी। नेक्स्ट अगला पॉइंट है 16 नंबर क्वेश्चन आपका,
इनमें से कौन सा पौधा नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक नहीं है, नहीं पूछ रहा है, तो चना होगा, सेम होगा, मटर होगा, लेकिन धान जो है नाइट्रोजन स्थिरीकरण में शामिल नहीं है। ठीक है, तो 16 का आंसर डी हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट अगला पॉइंट है 17 नंबर क्वेश्चन, ट्राइसेम योजना किससे संबंधित है? ट्राइसेम योजना किससे संबंधित है? ठीक है, तो ट्राइसेम जो योजना चली थी वो ग्रामीण विकास के लिए, ग्रामीण युवाओं के लिए चली थी। ऑप्शन सी सही होगा, 17 का आंसर सी होगा। इधर ट्राइसेम योजना जो चली थी 1979 में चली थी। ठीक है, अगला पॉइंट है आपका 18 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा देश बाल्टिक देश नहीं है? बाल्टिक देश नहीं है, तो बाल्टिक देश जो नहीं है वो है बेलारूस। ऑप्शन बी सही होगा। बाद बाकी ये तीनों एस्तोनिया, लताविया और लिथुआनिया जो है बाल्टिक देश के अंतर्गत आते हैं। अगला पॉइंट है 19 नंबर, आधुनिक भारत का प्रथम राष्ट्रवादी कवि किसे कहा जाता है? तो आधुनिक भारत का प्रथम राष्ट्रवादी कवि जो है ना हेनरी विवियन ड्रेजियो को कहा जाता है। ऑप्शन सी सही होगा इसका। नेक्स्ट 20 नंबर क्वेश्चन है, कौन व्यक्ति तीनों गोलमेज सम्मेलन में उपस्थित नहीं थे? ठीक है, नहीं थे पूछा जा रहा है, तो इसका आंसर जो होगा मोहम्मद अली जीना जो थे वो उस समय तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिए थे, कि बाबा साहेब अम्बेडकर, तेज बहादुर सप्रू और आगा खां जो थे तीनों गोलमेज सम्मेलन में शामिल हुए थे। ठीक है, नेक्स्ट है अगला 21 नंबर क्वेश्चन, कौन सा विषय समवर्ती सूची के अंतर्गत नहीं आता है? तो समवर्ती सूची अंतर्गत जो है आपका पंचायती राज नहीं आता। ऑप्शन डी होगा। ठीक है, पंचायती राज जो है समवर्ती सूची के अंतर्गत नहीं आता है। शिक्षा, परिवार नियोजन और वन जो है समवर्ती सूची के अंतर्गत आते हैं। तो समवर्ती सूची का संबंध जो है ना भारतीय संविधान में कहाँ से लिया गया है? तो वो है ऑस्ट्रेलिया से। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। समवर्ती सूची कहाँ से लिया गया? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। नेक्स्ट है आपका 22 नंबर क्वेश्चन, जल में वायु का बुलबुला किसकी भांति काम करता है? तो जल में वायु का बुलबुला जो है ना अवतल लेंस की भांति कार्य करता है। ऑप्शन डी होगा। ठीक है, अवतल लेंस। अवतल लेंस से हम निकट दृष्टि दोष को दूर करते हैं और उत्तल लेंस से दूर दृष्टि दोष को। इसको याद करने के लिए नी अ दी उ। ठीक है, नी से निकट तो अ से अवतल, दी से दीर्घ तो उ से उत्तल। ठीक है, नी अ दी उ याद कीजिए, आपको याद रहेगा नी अ दी उ। ठीक है, अगला पॉइंट है आपका 23 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? नहीं खोजना है कौन सा। संथाल विद्रोह के नेता सिद्धू कानू सही है, रामोसी विद्रोह के चित्तर सिंह ये भी सही है, कोल विद्रोह के बुद्धो भगत ये भी सही है, पागलपंथी विद्रोह के जो ना मजनूम शाह चिराग अली शाह ये बिल्कुल गलत है। पागलपंथी विद्रोह जो हुआ था उसके जो नेता थे वो टीपू थे, करम शाह के बेटा टीपू थे। ठीक है, तो इसका आंसर जो होगा ये होगा। संथाल विद्रोह कब हुआ था? तो संथाल विद्रोह जो 1855-56 में हुआ था। कब हुआ था? 1855-56 में हुआ था। रामोसी विद्रोह जो हुआ था वो 1822 में हुआ था। ठीक है, 1822 में हुआ था। और कोल विद्रोह हुआ था 1831 में। कोल विद्रोह कब हुआ? 1831 में। और पागलपंथी विद्रोह हुआ था 1825 में। ठीक है, तो ये डेट भी याद रखेंगे और सभी नेताओं का नाम। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग 24 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 24 नंबर क्वेश्चन है, युद्ध को कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है। ठीक है, तो सबका डेट ईस्वी याद होगा तभी हम इसको सजा सकते हैं। तो सबसे पहले वाडीवास युद्ध कब हुआ था? तो वाडीवास 1760 में। ठीक है, वेदरा का युद्ध कब हुआ था? तो वेदरा का युद्ध इसको देखना पड़ेगा, मुझे भी याद नहीं है। वेदरा का युद्ध जो हुआ था 1759 ईस्वी में, 1759 में। प्रथम कर्नाटक युद्ध जो हुआ था वो 1746-48 तक चला था, 46 से 48। ठीक है, और प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध जो हुआ था 1769 से 67 से 69 तक चला था, 67 से 69 तक चला था। तो अब इसको सजा लेंगे तो हम क्या हो जाएगा इसका आंसर? 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 1 तब 4। तो ऑप्शन डी इसका आंसर होगा, 2, 3, 1, 4। वाडीवास का युद्ध हुआ था 1760 में, वेदरा का युद्ध हुआ था 1759 में, प्रथम कर्नाटक 1746 से 48 और प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से 1769 तक। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 25 नंबर क्वेश्चन, किस बौद्ध संगीति के दौरान अभिधम पिटक की रचना की गई थी? ठीक है,
25 का आंसर क्या हो जाएगा, तो 25 का आंसर सी होगा। तृतीय बौद्ध संगीति, तृतीय बौद्ध संगीति अशोक के शासनकाल में हुआ था, ठीक है ना। और उस समय मोगलीपुत्र तिस्य उसके अध्यक्ष थे। उसी समय अभिधम्म पिटक की रचना की गई थी, अभिधम्म पिटक की, ठीक है। दूसरा बौद्ध संगीति कलाशोक था। चतुर्थ जो था कनिष्क था। प्रथम जो था अजातशत्रु था, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 26 नंबर क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित घटनाओं का सही कालक्रम दर्शाना है। क्रिप्स मिशन कब था, तो क्रिप्स मिशन जो था मार्च 1942 में, ठीक है, 1942 में, मार्च 1942 में, सॉरी, मार्च 1942 में। अगस्त प्रस्ताव जो हुआ, तो अगस्त प्रस्ताव जो था 8 अगस्त 1940 को, ठीक है ना, 8 अगस्त 1940 को। ये सब बहुत ही डिफ़िकल्ट क्वेश्चन होता है डेट के साथ याद करना, ठीक है ना। तो इसको देख लीजिए। क्रिप्स मिशन कब आया था, तो मार्च 1942 में। भारत छोड़ो कब हुआ, 8 अगस्त 1942। 9 अगस्त कर लीजिए, 8 नहीं, 9 से शुरू हुआ था, 8 को प्रस्तावित था। अब व्यक्तिगत सत्याग्रह जो हुआ था 17 अक्टूबर 1940 को, ठीक है। तो आप इसको कालक्रम के अनुसार सजाएंगे तो 26 का आंसर क्या हो जाएगा, 26 का आंसर जो होगा पहले 2 नंबर आएगा, मतलब अगस्त प्रस्ताव, ठीक है। उसके बाद चौथा आएगा 17 अक्टूबर 1940। उसके बाद 1 नंबर 1942 और उसके बाद लास्ट में भारत छोड़ो आंदोलन, ठीक है ना। तो इसका आंसर 1 नंबर हो जाएगा 2413, 2413, ठीक है। डेट बहुत ज़रूरी है याद करना, डेट के साथ ही अब ईस्वी को याद कीजिएगा। नेक्स्ट है 27 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में कौन सी नदी विषुवत रेखा को 2 बार काटती है, तो कांगो नदी। ऑप्शन बी इसका सही होगा, कांगो नदी विषुवत रेखा को 2 बार काटती है, ठीक है ना। और मकर रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन है, तो लिम्पोपो नदी। मकर रेखा को 2 बार काटने वाली नदी जो है लिम्पोपो नदी है, ठीक है। और कर्क रेखा को 2 बार काटती है माही नदी। कर्क रेखा को 2 बार काटती है माही नदी, ठीक है। तीनों हो गया। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 28 नंबर क्वेश्चन। कार्टाजेना प्रोटोकॉल का संबंध किससे है। कार्टाजेना प्रोटोकॉल का संबंध जो है ना जैव सुरक्षा से। ऑप्शन डी सही होगा, जैव सुरक्षा से। और ओजोन संरक्षण के लिए जो है ना मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, ठीक है ना, 1987 से ये चला था मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, ठीक। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 29 नंबर क्वेश्चन। चश्मे के लेंस किस कांच से बनाए जाते हैं, तो चश्मे के लेंस जो है ना क्रूक्स कांच के बनाए जाते हैं। ऑप्शन सी सही होगा। फिलेंट कांच से क्या बनाते हैं, तो दूरबीन हो गया, लेंस हो गया, ये सब फिलेंट कांच का होता है। पायरेक्स कांच से प्रयोगशाला के बर्तन बनाते हैं, मतलब, ठीक है। नेक्स्ट 30 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित नगरों में से किस एक नगर का संबंध महावीर से नहीं है। महावीर से नहीं है तो लुम्बिनी। लुम्बिनी जो है गौतम बुद्ध से संबंधित है, वहाँ उनका जन्म हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट अगला पॉइंट है 31 नंबर क्वेश्चन। निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है, सही सुमेलित नहीं है। चंदेल, चंदेल का जो है वो खजुराहो महोबा सही है। सोलंकी का हिंदलेवारा सही है। प्रतिहार का कन्नौज सही है, लेकिन कलचुरी का अजमेर नहीं होगा, ठीक है ना। कलचुरी वंश की जो राजधानी थी वो त्रिपुरी में थे, ठीक है। तो इसका आंसर ऑप्शन डी जो है वो सुमेलित नहीं है, ठीक। चंदेल वंश का राजा कौन था, चंदेल वंश का संस्थापक जो था वो ननुक था। कौन था, ननुक। सोलंकी वंश का संस्थापक मूलराज प्रथम था। प्रतिहार वंश का जो था नागभट्ट प्रथम था। और कलचुरी वंश का जो संस्थापक था कोक्कल था, ठीक है ना, कोक्कल, ठीक। नेक्स्ट अगला पॉइंट है आपका मोढेरा का सूर्य मंदिर किस राज्य में है, तो मोढेरा का सूर्य मंदिर जो है वो गुजरात में है, ठीक है ना, गुजरात में। ऑप्शन बी सही होगा। मोढेरा का सूर्य मंदिर किसने बनवाया था, तो सोलंकी वंश के राजा जो है ना भीमदेव प्रथम ने बनवाया था। अगला पॉइंट है 33 नंबर क्वेश्चन। निम्न में कौन सुमेलित नहीं है, नहीं खोजना है। अकबर द्वारा जजिया कर की समाप्ति 1564 सही है। दीन ए इलाही 1582 सही है। तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति 1563 सही है, लेकिन मजहरनामा की घोषणा जो है वो गलत है। 1579 में किया था अकबर ने, ठीक है, जो कि ऑप्शन में 78 है, बिल्कुल गलत है। आगे बढ़ते हैं हम लोग 34 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 34 नंबर क्वेश्चन है
मनसबदारी व्यवस्था में दो स्पर्शी अस्पा का प्रचलन किसने दिया था, किसने चलाया था? तो जहांगीर ने। ऑप्शन डी सही होगा, जहांगीर ने। ठीक है। नेक्स्ट है आपका 35 नंबर क्वेश्चन, चौसा का युद्ध कब हुआ था? तो चौसा का युद्ध जो हुआ था 1539 ईस्वी में शेरशाह एवं हुमायूं के बीच हुआ था। और उसी के साथ जो है ना 1 साल बाद जो है ना कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध हुआ था, जो 1540 में चला था, कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध। नेक्स्ट है अगला पॉइंट 36 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा विकल्प बंधनों की क्रियाशीलता के सही क्रम में दर्शाता है? ठीक है। तो पहले एकल बंध, एकल बंध से बड़ा द्विबंध और द्विबंध से बड़ा त्रिबंध। ठीक है ना, तो ये ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 37 नंबर क्वेश्चन की तरफ, निम्न में से किस अंग में आवश्यक से अधिक शर्करा या कार्बोहाइड्रेट ग्लाइकोजेन के रूप में संचित रहते हैं? तो 37 का आंसर ऑप्शन सी होगा, यकृत, लीवर। ठीक है। यकृत का भार कितना होता है आपको पता है? 1.5 से 2 kg होता है। कितना होता है? 1.5 से 2 kg। और हृदय का भार 3 से 250 से 300 ग्राम होता है, 250 से 300 ग्राम। ठीक। अब ब्रिक का भार जो होता है ना 150 ग्राम के करीब में होता है। अगला पॉइंट है आपका, किस योजना काल में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था? किस योजना काल में? तो 14 राष्ट्रीय बैंकों का जो राष्ट्रीयकरण हुआ था 1969 में हुआ था। ये आपको याद रहना चाहिए। तो 1969 में जो था ना चौथी पंचवर्षीय योजना की शुरुआत हुई थी, चौथी पंचवर्षीय योजना। तो किस योजना काल में? तो इसका आंसर हो जाएगा चौथी, ऑप्शन बी सही होगा, 1969 में। ठीक। नेक्स्ट है 39 नंबर, जिन वस्तुओं का उपयोग साथ साथ किया जाता है उन्हें कहा जाता है पूरक वस्तुएं। ऑप्शन ए सही होगा, पूरक वस्तुएं। अगला पॉइंट है 40 नंबर क्वेश्चन, भारतीय मानक समय रेखा किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? तो होगा मानक रेखा जो है ना हिमाचल प्रदेश से नहीं गुजरती है, आंध्र प्रदेश से गुजरती है, छत्तीसगढ़ से गुजरती है, उत्तर प्रदेश से गुजरती है। ठीक है ना, ये तीनों से होकर गुजरती है। अगला पॉइंट है 41 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? तो सुमेलित नहीं है तो इसमें देखिए चांगला जम्मू कश्मीर में सही है, सिपकिला हिमाचल प्रदेश में सही है, नाथुला सिक्किम में सही है, लेकिन बोमडिला जो है उत्तराखंड गलत है, बोमडिला जो है अरुणाचल प्रदेश में है। तो ऑप्शन सी इसका सही होगा। ठीक है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है आपका 42 नंबर क्वेश्चन, भारत में पश्चिमी तट की अपेक्षा पूर्वी तट पर चावल की पैदावार अधिक क्यों होती है? क्योंकि पूर्वी तट पश्चिमी तट से चौड़ी है तथा डेल्टा का क्षेत्र है, इसलिए ऑप्शन डी सही होगा इसका। नेक्स्ट 43 नंबर क्वेश्चन है, केंद्र और राज्य विधायी संबंध संविधान के किस भाग में उपबंध किया गया? केंद्र और राज्य विधायी। तो 43 का आंसर बी होगा, ऑप्शन 11, ऑप्शन 11। नेक्स्ट है आपका 44 नंबर क्वेश्चन, राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया प्रारंभ करने के लिए कितने सदस्यों का हस्ताक्षर होना जरूरी है? तो 44 का आंसर जो होगा वो होगा ए ऑप्शन, जो सदन आरोप लगाएगा उस सदन का 1/4 आदमी चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट है 45 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से किस परिस्थिति में किसी संसद का सदस्य की सदस्यता समाप्त हो जाती है? यदि वह सदन की अनुमति के बिना 60 दिन की अवधि से अधिक समय के लिए सदन की बैठक थी, ये तो सही है। यदि इसे सदन द्वारा निष्कासित कर दिया जाए, ये भी सही। यदि न्यायालय उस चुनाव को अमान्य शून्य कर देता है, तो ये मतलब इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से सभी परिस्थितियों में। ठीक है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है आपका 46 नंबर क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है किस विधि द्वारा या किसके द्वारा? तो भारत के राष्ट्रपति को हटाया जाएगा भारत के संसद द्वारा, ऑप्शन सी सही होगा इसका। नेक्स्ट है 47 नंबर, किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्य निर्वाचन आयोग का प्रावधान किया गया है? तो इसका आंसर होगा सी, 243 के अनुसार, अनुच्छेद 243 के अनुसार। नेक्स्ट है अगला पॉइंट, किस संविधान संशोधन में पिछड़े वर्ग संबंधी आयोग का प्रावधान किया गया है? ठीक है ना, तो 48 का आंसर बी होगा, 102वें संविधान संशोधन के द्वारा। अगला पॉइंट है 49 नंबर, हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन बिहार के लेखक कौन है? तो 49 का आंसर होगा ए के दत्ता, के दत्ता। अगला पॉइंट है, मानव विकास सूचकांक निर्माण में निम्नलिखित में कौन जुड़ा हुआ है? 50 का आंसर डी होगा, अमर्त्य सेन। ठीक है, अमर्त्य सेन।
दोस्तों ये था आपका आज का सेट 7 नंबर। तो आप लोगों को ये सेशन कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। और मैंने पूरी कोशिश की सभी ऑप्शनों को डिस्क्राइब करने के लिए, जो जो इम्पोर्टेंट थे उन सारे ऑप्शनों को मैंने कर दिया है। अब आशा करता हूँ कि आप लोग को अच्छा लग रहा होगा। तो चलिए मुख्य तथ्यों को पढ़ लेते हैं, स्मरणीय तथ्य जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। मौर्य वंश की स्थापना तो चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। जस्टिन ने चंद्रगुप्त मौर्य को सेंटो कोट्स कहा था। बीबीआई क्वेश्चन है ये आपका। मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए ब्रिशल शब्द का प्रयोग किया गया है। ठीक है। अगला पॉइंट है चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री था। बिल्कुल सही है। नेक्स्ट पॉइंट है चाणक्य द्वारा लिखित अर्थशास्त्र पुस्तक का संबंध किससे है? तो राजनीति से है। ये भी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है चंद्रगुप्त ने 305 ईसा पूर्व में सेल्यूकस निकेटर को हराया। ये भी सही है। सेल्यूकस निकेटर का राजदूत मेगास्थनीज जो था वो चंद्रगुप्त मौर्य का दरबार में आया था। ये भी सही। नेक्स्ट है इंडिका पुस्तक की रचना मेगास्थनीज के द्वारा की गई थी। चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म का अनुयायी था तथा इसे भद्रबाहु से जैन धर्म की शिक्षा ली थी। ठीक है, भद्रबाहु से। अगला पॉइंट है चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी कौन था? तो बिंदुसार। इसे अमित्र घात के नाम से जाना जाता है। ये भी सही है। वायु पुराण में भद्रसार कहा जाता है। इसे जैन धर्म में सिंहसेन कहा गया है। ठीक है। बौद्ध विद्वान तारानाथ ने बिंदुसार को 16 राज्यों का विजेता बताया है। ठीक है। ये बिंदुसार के फैक्ट है जो हमेशा एग्जाम में आते हैं। ठीक है। अगला पॉइंट है आपका बिंदुसार का उत्तराधिकारी कौन हुआ? तो अशोक हुआ, जो 269 ईसा पूर्व में मगध की गद्दी पर बैठा। अशोक ने अपने राज्याभिषेक के समय अवंती का राज्यपाल था। ठीक है। पुराणों में अशोक को अशोकवर्धन कहा गया है। मास्कित तथा गुर्जरा अभिलेख में इसका नाम अशोक मिलता है। ब्राह्मू अभिलेख में अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया था। अगला पॉइंट है अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 10वें वर्ष बोध गया तथा 20वें वर्ष जो है लुम्बिनी की यात्रा की थी। 10वें वर्ष में बोध गया तथा 20वें वर्ष में लुम्बिनी की यात्रा की थी। नेक्स्ट है इसने 261 ईसा पूर्व में कलिंग पर आक्रमण कर उसकी राजधानी तोसली पर अधिकार कर लिया था। ठीक है, 261 ईसा पूर्व में। अगला पॉइंट है इसने उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु से बौद्ध धर्म की शिक्षा ली थी। नेक्स्ट है इसका सबसे लंबा एवं सबसे छोटा अभिलेख क्रमशः 7वां और रुम्मीदेही है। सबसे लंबा 7वां है और सबसे छोटा रुम्मीदेही। अगला पॉइंट है अशोक के समय मौर्य साम्राज्य में प्रांतों की संख्या जो थी वो 5 थी, 5। नेक्स्ट है इसने भारत में सर्वप्रथम शिलालेखों का प्रचलन किया था, जिसमें सामान्यतः ब्राह्मी, खरोष्टी, ग्रीक और अरामाइक लिपि का प्रयोग किया गया है। ठीक है। नेक्स्ट है अशोक के पहले शिलालेख में पशु बलि की निंदा की गई है, वहीं छठे शिलालेख में आत्मनियंत्रण की शिक्षा दी गई है। नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट है मौर्य वंश ने लगभग 137 वर्षों तक शासन किया था। तो ये आज फैक्ट थे मौर्य वंश से संबंधित, जो सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ज़रूर आप लोग याद कर लीजिएगा। और आप लोगों को ये सेशन कैसा लगा आप लोग ज़रूर बताइएगा। KRC मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है, जहाँ सिलेक्शन एग्जिट है भाई कमलेश सर। आप लोग ज़रूर मेरे यूट्यूब चैनल को थोड़ा सा ग्रो कराइए। आशा करता हूँ कि मेरी जो मेहनत हो रही है आपके काम आएगी। तब तक के लिए दोस्तों मैं अलविदा चाहूँगा। बस निवेदन है कि आप लोग देखिए, अगर कुछ इससे फ़ायदा हो रहा है तो ज़रूर शेयर कीजिए। धन्यवाद। तब तक के लिए आज्ञा चाहता हूँ।